स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं सर्कुलर नंबर 6/2017 गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम ऑफ ए कंपनी। मैं इसका बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम इंडिविजुअल का, कंपनी का, फर्म का और बाकी लोगों का कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ईयर में रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। और अगर वो रेसिडेंट होते हैं तो हम आगे डिटरमाइन करते हैं कि वो ओआर हैं या फिर एनओआर हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में सिर्फ एक चीज़ छोड़ने को बोला था। मैंने बोला था इसके लिए एक सेपरेट क्लास लेकर के आऊँगी जिसमें हम ये डिटरमाइन करेंगे, जब हम कंपनी के लिए देख रहे थे कि कंपनी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे डिटरमाइन होगी, उसके लिए बोला गया था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। ए कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जब रेसिडेंट एनआर डिटरमाइन करने की बात होती है तो आर एंड एनआर डिटरमाइन करने की बात होती है, तो ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिविजुअल है तो आप आर एंड एनआर बन सकते हैं। अगर आप एक कंपनी है, फर्म है, एओपी, बीओआई है, कोई बॉडी है, तो भी आप आर एंड एनआर बन सकते हैं। बट जैसे ही बात होती है कि आप रेसिडेंट बन गए या नॉन रेसिडेंट बन गए, अब आप रेसिडेंट बनते हैं तो आप ओआर बनते हैं या फिर एनओआर बनते हैं। ये दो चीज़ें सिर्फ एप्लीकेबल होती हैं इंडिविजुअल के लिए एंड एचयूएफ के लिए, बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, तो इसमें दो ही चीज़ हो सकती है, या तो कंपनी रेसिडेंट बन सकती है या फिर एनआर बन सकती है। ये केस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा पहला पॉइंट है कि कंपनी रेसिडेंट तब मानी जाएगी जब वो इंडियन कंपनी हो या फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया हो। अब हमारा अगला पॉइंट था कि हम कैसे ये चेक करेंगे कि इस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया है। तो उसके लिए हमारे पास एक सर्कुलर है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में छुड़वाया था, और आज हम इसी बैकग्राउंड के साथ ये सर्कुलर पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलर नंबर है आपका 6/2017 गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम ऑफ ए कंपनी। ये आपका सर्कुलर बोलता है कि पोएम गाइडलाइंस given in this circular shall not apply to a company having turnover or gross receipt of ₹50 crore or less in financial year। अगर किसी एफवाई में 50 करोड़ से कम है उसका टर्नओवर तो उसके ऊपर ये सर्कुलर अप्लाई नहीं होगा। 50 करोड़ से ज़्यादा है तभी ये सर्कुलर अप्लाई होगा। Therefore the guideline for determining poem as given in circular shall apply to a company having turnover or gross receipt exceeding ₹50 crore in a financial year। तो जो आपका पहला पॉइंट है इस गाइडिंग प्रिंसिपल में, वो बोलता है ए कंपनी सेट टू बी इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड हेंस इट्स पोएम आउटसाइड इंडिया। देखो कंसेप्ट को समझते हैं। पहले पोएम डिटरमाइन करने के लिए हमें पता है क्या देखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पोएम इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया तो वो कंपनी रेसिडेंट बन जाती है। अब पोएम हमें बोलता है कि अगर एक्टिव बिजनेस, आपको पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, समझ में नहीं आ रहा होगा ना अभी, तो इस टेक्निकल टर्म को हम 1 बाय 1 ब्रेक करेंगे। पोएम हमें बोलता है कि अगर किसी कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो ऑलरेडी उसका पोएम जो है आउटसाइड इंडिया हो जाता है। मतलब हम ये मान लेंगे कि ये कंपनी बाहर से ही ऑपरेट करती है। अब हम अपने दूसरे टेक्निकल टर्म पे चलते हैं कि पोएम ने कहा कि अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो गया तो पोएम भी आउटसाइड इंडिया हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे डिटरमाइन होता है कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। उसके लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि कंपनी को हम मानेंगे कि इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, पहला पॉइंट है, लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया। दूसरा पॉइंट बोलता है लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर सिचुएटेड इन इंडिया और आर रेसिडेंट इन इंडिया। तीसरा पॉइंट बोलता है less than the payroll expenses incurred on such employee is less than 50% of its total payroll expenditure। और फोर्थ पॉइंट हमें बोलता है majority meeting of board are held outside India। एक पॉइंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो ये था if the passive income is not more than 50% of its total income। देखो हमारे पास ना एक्चुअली टोटल 4 नहीं 5 पॉइंट निकल के है। पहला पॉइंट हमें ये बोलता है कि एक्टिव बिजनेस, इन सब में से एक्टिव बिजनेस इंडिया आउटसाइड इंडिया कब डिटरमाइन हो जाएगा, अगर उसका पैसिव इनकम, अभी पैसिव इनकम क्या होता है ये हम समझेंगे, आप धीरे धीरे करके समझना, ठीक है, घबराना मत। तो सबसे पहले बोलता है कि इफ पैसिव इनकम, अगर ये डिटरमाइन हो गया कि कंपनी का पैसिव इनकम जो है इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। मान लो टोटल इनकम है कंपनी का 100 करोड़, और अभी पैसिव इनकम पे नहीं जाते। वैसे मैं आपको बता दूं, चलो पैसिव इनकम मैं समझ लेती हूँ ताकि आपको एक पैसिव इनकम, चलो यहाँ पे पैसिव इनकम का मतलब दिया हुआ है। पैसिव इनकम समझ लेती हूँ ताकि आपको पहला पॉइंट समझ में आएगा ना, उसके बाद से आपका कंसेप्ट खुलना शुरू हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम पैसिव इनकम का मतलब समझते हैं। पैसिव इनकम का मतलब होता है, यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है ABC और यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है DEF, और इस ABC और DEF ने ये कहा, ABC और DEF की आपस में, ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। अब आपको AE का मतलब सेक्शन 92 में आपको पता चल गया होगा ना कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हम किसको कहते हैं। तो ये दोनों AE हैं और इनमें आपस में सेल या परचेज ऑफ गुड्स का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये हमारा पैसिव इनकम हुआ। इसके अलावा रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन का हम इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम, ये जो भी इनकम है, ये इनकम जो हुआ पैसिव इनकम हुआ। तो ABC मेरी इंडियन कंपनी है, तो दिस विल ऑलरेडी बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। हम देख रहे होंगे किसके लिए, DEF के लिए। जो लड़ाई चल रही होगी कि इसको रेसिडेंट माने या नॉन रेसिडेंट माने, ये DEF के लिए चल रही होगी। अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ABC और DEF के लिए, ये जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं, इनमें सेल परचेज जो है, अगर DEF का टोटल मान लो 100 करोड़ का सेल है, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम में 2 पॉइंट निकल के आएंगे। आपस की जो AE की सेल परचेज हुई है प्लस ये मान लो 20 करोड़ हो गया, और B में मैंने कहा कि रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट और या फिर रेंटल इनकम, ये सब भी 20 करोड़ है। तो टोटल 40 करोड़ हमारे पास पैसिव इनकम DEF की निकल के आ गई। और होना कितना चाहिए, लेस देन 50 करोड़ होना चाहिए, मतलब 50% से कम होना चाहिए। तो DEF की जो पैसिव इनकम है, ये लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम है। सो दैट इज़ वाई हम ये मानेंगे कि इस कंपनी का पोएम जो है आउटसाइड इंडिया है। अब आपको मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। A company shall be said to be engaged in active business outside India if passive income is not more than 50% of its total income and साथ में ये बात बोली गई है, less than 50% of its total assets are situated in India। ये जो कंपनी हमने एग्जाम्पल लिया था ABC and DEF की, इसमें DEF less than 50% of its total asset are situated in India। ये जो DEF कंपनी है, मान लो इसका ये इंडिया में भी है और ये सिंगापुर में भी है। हम इस DEF के लिए ही डिटरमाइन कर रहे हैं ना कि इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, या फिर अगर ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं भी है। मैंने आपको AE का तो एग्जांपल दे दिया, अगर ये AE नहीं भी है तो हो सकता है पैसिव, जब हम पैसिव इनकम को डिटरमाइन करें तो पहला वाला केस ना हो, बट B वाला केस हो सकता है ना, रॉयल्टी हो सकती है, कैपिटल गेन एक्सेट्रा हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक DEF कंपनी है जो कि ये कंपनी खुद ही सिंगापुर में है। अब ये कंपनी सिंगापुर में है, इसका हमने पहला पॉइंट पैसिव इनकम डिटरमाइन कर लिया। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं इसका जो कुछ ऑपरेशन है, हम ये देख रहे हैं, क्योंकि आपको ये आराम से समझ में आ रहा होगा कि ABC एंड DEF का, बट इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 कंपनी को एसोसिएट एंटरप्राइजेस बनना पड़ेगा ये लॉ लगाने के लिए या फिर एक्टिव बिजनेस डिटरमाइन करने के लिए, पोएम को डिटरमाइन करने के लिए। एक सिंगल कंपनी है DEF में, या आपका सिंगापुर में ऑपरेट करती है, चलो मान लेते हैं ये जर्मनी में ऑपरेट करती है, और हम इसका भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका पोएम इंडिया में है या नहीं। पहला पॉइंट हमने डिटरमाइन कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे AE वाला पॉइंट नहीं लगता है, तो हमारा दूसरा पॉइंट तो लगेगा रॉयल्टी और कैपिटल गेन का। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है हमारा कि इस कंपनी का, मैंने कहा कि दोनों जगहों पे ऑपरेट कर रही है, तो हम देखेंगे कि क्या ये कंपनी का जो टोटल एसेट है, लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया। तो जितना भी एसेट है, सपोज करो 500 करोड़ का एसेट है कंपनी का, तो टोटल एसेट जो है 250 करोड़ से लेस होना चाहिए, जो सिचुएटेड इन इंडिया है जो कंपनी का जो एसेट। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टोटल एसेट है इसका मतलब समझाया गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है इसका मतलब समझाया गया है। तो ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था पैसिव इनकम वाला। ये 4 पॉइंट ना आपको पढ़ने में बड़े प्लेन लगेंगे। टोटल एसेट अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप टोटल एसेट का मतलब यही मानेंगे कि DEF ये कंपनी है, इसका ये बैलेंस शीट बना हुआ है, यहाँ पे टोटल एसेट 500 करोड़ आ रहा है, तो 250 करोड़ से कम होना चाहिए इसका एसेट जो है सिचुएटेड इन इंडिया। बट इसका मतलब समझाया गया, आगे जाके हम मीनिंग समझेंगे। तो अभी इन 4 पॉइंट का हम प्लेन मीनिंग समझते हैं, और उसके बाद से हम इन वर्ड्स का नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है का मतलब कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम टोटल एसेट लेंगे तो क्या हम एक बैलेंस शीट का फिगर ले लेंगे या फिर कुछ और करेंगे, यही आगे चल के मतलब समझाया जाएगा। बट पहले प्लेन अंडरस्टैंडिंग 4 पॉइंट की। लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया, 50% से कम एसेट इंडिया में सिचुएटेड होने चाहिए। लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर सिचुएटेड इन इंडिया और आर रेसिडेंट इन इंडिया, या फिर रेसिडेंट हो इंडिया में। और पेरोल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच एम्प्लॉय इज लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। ये 3 पॉइंट आपको, पहला बोलता है आपको एसेट के बारे में, दूसरा बोलता है आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बारे में, और तीसरा बोलता है पेरोल एक्सपेंस के बारे में, कि जितना भी
कंपनी का जितना भी टोटल है, टोटल एसेट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल पेरोल एक्सपेंस है, उसका लेस देन 50% इंडिया में इनकर होना चाहिए या इस्टेब्लिश होना चाहिए, जो भी। तो अब आओ एक एक करके पहले हम मतलब समझ लेते हैं, फिर हम 4th पॉइंट को देखेंगे। आई नो कि ये मेरा पॉइंट बाकी है, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, पहले पॉइंट में हमने ये पढ़ा, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इफ पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। पैसिव इनकम का मतलब मैंने आपको समझा दिया। टोटल इनकम का मतलब आओ देखते हैं। द इनकम शैल बी एज कंप्यूटेड फॉर टैक्स पर्पस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस कंट्री में ये कंपनी है, जैसे DEF को अगर मैं A की बात करूं तो मैंने लिया था एग्जांपल, ये ABC है और ये DEF है। ये DEF USA में है, मैंने हमेशा यही एग्जांपल लेती हूं, और ये ABC जो है इंडिया में है। और यहाँ पे मैंने लिया था कि ज़रूरी नहीं, मुझे लगा था कि आप ये कंफ्यूज ना हो जाओ कि 2 कंपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बनेगी तभी हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा था कि एक सिंगल कंपनी है, जहाँ पे मैंने DEF का ही एग्जांपल लिया था, बट मैं अब ये एग्जांपल चेंज करके XYZ बोलती हूँ। अब ये XYZ है, XYZ के लिए भी हम बोल रहे हैं कि ये जो बाहर वाली जो कंपनी है ना, जिस एज कंप्यूटेड फॉर टैक्स पर्पस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस कंट्री में ये इनकॉर्पोरेट हुई है उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग इसका हम इनकम निकालेंगे, और वही जो है इनकम जो है टोटल इनकम हो जाएगा। बुक प्रॉफिट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, आप इंडिया में ही देख लो, आपका इनकम टैक्स का प्रॉफिट अलग आता है और आपका बुक प्रॉफिट अलग आता है। तो यहाँ पे भी यही बात बोली जा रही है कि इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट को ही लेना, बुक प्रॉफिट को मत लेना। एज कंप्यूटेड फॉर टैक्स पर्पस के लिए जो प्रॉफिट निकला है उसी प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे जब हम टोटल इनकम लेंगे। एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर द लॉज ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन डज नॉट रिक्वायर सच ए कंप्यूटेशन। बट सपोज करो कि XYZ या DEF में से कोई टैक्स हेवंस में है, तो वहाँ पे तो टैक्स लग नहीं रहा होगा, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर टैक्स लॉ बनते हैं वो बन ही नहीं रहे होंगे। तो जो भी टैक्स लॉ एज पर टैक्स लॉ बन नहीं रहे होंगे, बट हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन हो रहा होगा, तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है वही हमारा टोटल इनकम बन जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया। अब वैल्यू ऑफ एसेट की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर डेप्रिसिएबल एसेट है, शैल बी एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। मान लो हमारे पास रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब जो भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, मैं लेती हूँ 22-23 में अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आपको समझ में आएगा। इनकम टैक्स में एक अलग आपका चार्ट जाता है डेप्रिसिएशन का, और आपका कंपनीज एक्ट का अलग जाता है। अगर आपने देखा हो, बैलेंस शीट देखा ही होगा, तो आपने देखा हो कि एक अलग पूरा का पूरा एक अलग नोट जाता है फिक्स्ड एसेट का। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी एज पर इनकम टैक्स जो भी हमने एसेट निकाला हो, तो ओपनिंग बैलेंस ले लेना प्लस क्लोजिंग बैलेंस ले लेना, डिवाइडेड बाई 2 कर देना, यही टोटल एसेट बनेगा। सपोज करो ओपनिंग बैलेंस था 50 और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 60 और डिवाइडेड बाई 2, तो 110 डिवाइडेड बाई 2 ये जो निकल के आया 55 हो गया ना, यस। तो ये 55 करोड़ जो हो गया, 55 करोड़ ये मेरा आया टोटल एसेट निकल के। इस तरीके से हम निकालेंगे। इन केस ऑफ पुल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट बीइंग ट्रीटेड एज ए ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन शैल बी द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। इन केस ऑफ एनी अदर एसेट शैल बी इट्स बुक वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जब डेप्रिसिएबल एसेट होगा तो क्या करेंगे, बट अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, जैसे कि आपका लैंड होता है, तो लैंड के केस में ये बोल रहे हैं कि जो भी बुक वैल्यू आ रहा होगा उसी को हम ले लेंगे। थर्ड पॉइंट आपने जो यहाँ पे कंडीशन ये पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर सिचुएटेड इन इंडिया। तो मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय का आपको मतलब समझाया जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब हो गया कि मैं मान लो DEF ये कंपनी है, DEF ने अपने कुछ एम्प्लॉय यहाँ पे लगा रखे होंगे, प्लस DEF ने क्या किया, अपना पेरोल का जो है पेरोल एक्सपेंस जो है वो किसी बाहर के मतलब इंडिया में ही किसी कंपनी को आउटसोर्स किया हुआ है, या फिर कोई एक अलग कंपनी है उसके लिए कोई एक छोटी मोटी एक अलग कंपनी है जो कि एक इनका ये पेरोल एक्सपेंस का काम करती है, या फिर इनका पूरा मैनेजमेंट का काम। ऐसा भी होता नहीं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम या पेरोल वाले काम आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये बोल रहे हैं, मान लो हम पेरोल का एग्जांपल लेते हैं,
कंपनी ने अपने 100 एम्प्लॉय लगाए हुए हैं अपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, पेरोल के लिए किसी को आउटसोर्स किया है जहाँ पे 10 एम्प्लॉय और लगे हुए हैं। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकल के आ जाएगा ना, वो होगा 110। अभी रुको, अभी ये नहीं हुआ। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय शैल बी एवरेज, यहाँ पे भी देखो एवरेज की बात बोलते हैं, ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर शैल इंक्लूड पर्सन, जो मैं आपको बता रही थी आउटसोर्सिंग वाला पार्ट, हु दो नॉट एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द कंपनी परफॉर्म टास्क सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट वही काम कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं। बट चलो मैंने आपको बताया 110, मान लो ये 110 22-23 की बात करते हैं, तो एट द एंड ऑफ 31st ऑफ मार्च 23 को हमारा 110 निकल के आता है। तो सिर्फ मेरा 110 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं हुआ, हमें ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा, हमें क्लोजिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। क्लोजिंग हमारा 110 आ गया, ओपनिंग मान लो हमारा 100 आता, तो इसका दोनों को ऐड करते हैं हम 210 आ जाता, और डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा नंबर जो है ये मेरा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकल के आता। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। इसके आगे हमारा अगला पार्ट बोलता था पेरोल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच एम्प्लॉय इज लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। द टर्म पेरोल शैल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ सैलरीज। आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो पता चल गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय को पता करने के बाद से आपको यह है कि पेरोल एक्सपेंसेस, अब इन पे जो भी खर्चा हो रहा है, जिसको आप सैलरी का नाम दे, वेजेस का नाम दे, बोनस का नाम दे, एंड ऑल अदर एम्प्लॉय कंपनसेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड पेंशन एंड सोशल कॉस्ट बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, पीएफ वगैरह, ये सारे आपके पेरोल एक्सपेंस में इनकर हो जाएंगे। अंडरस्टूड माई पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है मेजॉरिटी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेजर डिसीजन लेते हैं। और सोचो कि ये कंपनी का मेजर डिसीजन इंडिया में ही लिया जा रहा है। अगर 5 मीटिंग हुई है तो 5 में से 4 मीटिंग अगर इंडिया में ही हुई है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी इंडिया से कंट्रोल हो रही है, एंड दैट मीन्स द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो उसका इंडिया में है। और अब आप प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो गया तो आप बन गए हमारे रेसिडेंट कंपनी, अब आपके ऊपर टैक्स का पूरा लॉ लगाएंगे आप। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये टॉपिक हमारा छोटा सा था बट टेक्निकल था थोड़ा सा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं चाहती हूँ रिपीट कर दूँ इसको। तो आइए हम एक बार इसको फ्रेश वे में देख लेते हैं। हम देख रहे थे कि कंपनी जो है, एक कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे थे, जिसमें कंपनी या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बन सकती है। हमने देखा कि कंपनी रेसिडेंट 2 तरीकों से बन सकती है, इधर कंपनी जो है इंडियन कंपनी हो, या फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाए। तो हमने कहा कि ओके इंडियन कंपनी तो समझ में आ रही है, बट उसका पोएम कैसे इंडिया में डिटरमाइन होगा, उसके लिए लॉ ने हमें एक सर्कुलर दिया, सर्कुलर 6/2017। सर्कुलर ने कहा हमें कि अगर कंपनी का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से कम है तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तभी ये सर्कुलर लगेगा। फिर सर्कुलर ने आगे कहा कि अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए विद दीज बिलो पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किया, कि ये कंपनी का एक्टिव बिजनेस जो है ये आउटसाइड इंडिया है, तो इसका पोएम आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो जाता है। बट अगर इनमें से पॉइंट जो है ये इस्टेब्लिश ना कर पाए कि पोएम जो है आउटसाइड इंडिया है, तो ये इसका जो पोएम है वो इंडिया में माना जाएगा, और अब कंपनी बन जाएगी रेसिडेंट कंपनी, और इस पर टैक्स लग जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि पोएम डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास लॉ ने 5 चीज़ें बताई। 5 चीज़ों में पहला ये बताया कि कंपनी का पैसिव इनकम, देखो कहीं कंपनी का पैसिव इनकम उसके टोटल इनकम से 50% से ज़्यादा ना हो। अगर लेस देन 50% है तो कंपनी का जो पोएम है वो आउटसाइड इंडिया मानेंगे। उसके साथ साथ कंपनी लॉ ने कहा कि जो टोटल एसेट है कंपनी का, उस टोटल एसेट का जो इंडिया में इस्टेब्लिश एसेट है वो लेस देन 50% होना चाहिए। जो टोटल एम्प्लॉय हैं कंपनी के, उसको अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में जितने एम्प्लॉय होने चाहिए वो लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एम्प्लॉय होना चाहिए। जो कंपनी अपना एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है पेरोल पे, जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर कर रही हो, बट उसका जो एक्सपेंस है इंडिया वाले एम्प्लॉयज़ पे, उसका जो एक्सपेंस है वो लेस देन 50% होना चाहिए। उसके बाद से लॉ ने हमें ये कहा मेजॉरिटी मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो हेल्ड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। आगे चल के हमें लॉ ने ये भी बताया कि टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है। जहाँ पे हमने देखा कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का हम एवरेज ले रहे हैं टोटल एसेट निकालने के लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए भी। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए हमें एक ट्रिक और थी, वो ट्रिक ये थी कि अगर हम किसी कंपनी को आउटसोर्स करते हैं अपना काम, तो वो भी हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय में काउंट हो जाएंगे। तो पैसिव इनकम तक मैं आपको पढ़ा चुके हैं। हाउएवर my way of interest shall not be considered to be passive income in case of company which is engaged in the business। अच्छा, यहाँ पे पैसिव इनकम में रॉयल्टी, डिविडेंड, इंटरेस्ट भी था, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वैसे इंटरेस्ट तो होता है, बट अगर कोई कंपनी है जो कि बैंकिंग बिजनेस में है तो उसके लिए
वो इनकम जो है वो पैसिव इनकम में कंसिडर नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस of given case. The poem concept is one of substance over form. It may be noted that an entity may have more than one place of management, but it can only have one place of effective management at any point of time. Since resident is to be determined for each year, poem will also be required to determine in each on ईयर टू ईयर बेसिस। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बोलता है, ये इतनी बड़ी कहानी आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगला पॉइंट जो है वो हमें सिर्फ इतनी बात बोलता है कि आपको सिर्फ एक काम करना है। जब आप पोएम डिटरमाइन करेंगे ना, कैसे डिटरमाइन करना है ये तो आपको समझ में आ गया कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना जरूरी है। और एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कैसे होगा ये आपको समझ में आ गया। अब ये काम ना आप हर साल करना, ईच ईयर करना। ये मत समझना कि अगर आज हम 22-23 में निकाल लिया तो ये जो है हर साल के लिए ये कंपनी रेसिडेंट बन गई। नो, इट शुड बी, द एक्ट शुड बी परफॉर्म्ड ईच ईयर। यही आपकी सिर्फ बात बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है, however, if on the basis of fact and circumstances it is established that the board of director of the company are standing aside. Okay, चलिए आपको यहाँ से समझाते हूँ। मैंने आपको कहा, आपका जो फोर्थ पॉइंट था, या अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो दिस वाज एक्चुअली योर फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि मैंने इसको कोई पॉइंट नहीं दिया था 50% वाले को। तो ये जो आपका मेजॉरिटी ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया वाला पॉइंट था, तो लॉ ने हमें ये कहा कि मेजॉरिटी ऑफ मीटिंग जो है वो आउटसाइड इंडिया हेल्ड होने चाहिए। ठीक, आउटसाइड इंडिया हेल्ड होनी चाहिए। ठीक है, हम समझ गए। मतलब कि मैंने एग्जांपल लिया कि अगर 5 मीटिंग्स हैं तो 5 मीटिंग्स में एटलीस्ट 3 मीटिंग तो हमें आउटसाइड इंडिया होना ही चाहिए। अंडरस्टूड माय पॉइंट। बट हमने जब फैक्ट को स्टडी किया तो हमने ये देखा कि ऑन पेपर क्या हो रहा है कि ये जो डायरेक्टर्स हैं वो 3 मीटिंग क्या 4 मीटिंग आउटसाइड इंडिया हो रही हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ रेटिफाई कर रहे हैं। It is established that board of director of the company are standing aside and not exercising their power of management, and such power are being exercised by either the holding company or any other person. Okay, ratification का पार्ट आपको आगे आएगा, but don't worry। यहाँ पे ये बात बोलता है कि power of management and such power, मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग की पॉइंट का जो पॉइंट है वो यहाँ पर क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके डे टू डे एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कितना लोन लेना है, किस लोन को पे कर देना है, हमें क्या मार्केट से और फाइनेंस लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, हमें किस पार्टी के साथ बिजनेस कंटिन्यू करना है, किस पार्टी के साथ नहीं करना है। बट हमें अगर केस को फर्दर स्टडी करने के बाद से ये पता चलता है कि ऑन पेपर तो हमें ये दिख रहा है कि डायरेक्टर जो है वो 4 मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आउटसाइड इंडिया में हुई है, बट जो मेजर पावर हैं वो डायरेक्टर एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं। वो ये डिसाइड कर ही नहीं रहे हैं कि लॉ कि हमें कितने लोन को पे कर देना है, हमें कितने लोन और मार्केट से लेना है, हमें और क्या सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हम ले सकते हैं, ये सब डायरेक्टर डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। ये तो एक कोई होल्डिंग कंपनी है इंडिया वाली वो डिसाइड कर रही है, या फिर कोई अदर पर्सन जो कि इंडिया में बैठा हुआ है वो डिसाइड कर रहा है। तो हम ये मान लेंगे कि इस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम जो है इंडिया में ही है, क्योंकि एक्चुअली देखें तो ये सिर्फ पेपर पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आउटसाइड इंडिया हो गई, बट एक्चुअली में कंपनी इंडिया से मैनेज हो रही है। इसीलिए ये लॉ जो है ना आपको ये बात बोलता है, यहाँ पे आपको ऊपर दिखा होगा कि ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म को प्रायोरिटी देता है। मतलब कि आप सिर्फ ये लॉ में लिख दिया गया है ये लाइन उस पर मत जाओ, आप केस को स्टडी करो, आप एक्चुअली में देखो कि हो क्या रहा है, कि क्या सच में कंपनी इंडिया से मैनेज हो रही है या कंपनी आउटसाइड इंडिया से मैनेज हो रही है। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि 5 में से 4 जो मीटिंग्स है वो आउटसाइड इंडिया हुई हैं, बट एक्चुअली में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ डिसीजन लिए ही नहीं हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वैसे ही बस बैठे हुए ऑन पेपर मीटिंग दिखा रहे हैं, और एक्चुअल काम जो है कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कर रहा है या फिर कोई अदर कंपनी है उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है या फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कर रहे हैं, तो फिर हम उस कंपनी का पोएम जो है इंडिया में मान लेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट शैल बी कंसिडर टू बी इन इंडिया मेयरली बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, आगे का पॉइंट जो है मैं पढ़ूंगी नहीं, बिकॉज दिस इज पढ़ने में काफ़ी टाइम चला जाएगा और रिविजनरी क्लास है तो मैं पढ़ने में टाइम नहीं कमाना चाहती। यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से अपना डिसीजन ले कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन का, बट अगर मान लो कि कंपनी है, ये कंपनी है और आपने देखा होगा जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका अपना एक सेट रूल्स होता है। सेट रूल्स कहने का मतलब कि जब
कि जब आप एम्प्लॉय को लेकर के आएंगे तो आपके एम्प्लॉय इस क्वालिफिकेशन के होने चाहिए, आप एम्प्लॉय को जब अपने पास रखेंगे तो इस लेवल पे एग्जीक्यूटिव को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, उनका रेज जो है 20% होना चाहिए ईच ईयर, बोनस हम कैसे देंगे, या फिर अदरवाइज एडमिन पर्पज से भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं लिखी होती है, ये कंपनी जो है, जो होल्डिंग कंपनी, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जो होती है, वो ये लॉ बनाती है फॉर ऑल ऑफ इट्स सब्सी, या जितनी भी जहाँ पे भी वो ऑपरेशन कर रही होती है, सबको एक यूनिफॉर्म रखने के लिए वो अपनी कंपनी को ऐसे मैनेज करती है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जस्ट बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इस सेट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से हम ये नहीं मान लेंगे कि कंपनी का जो है कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखो बात ये हो सकती है ना कि वो झगड़ा करने बैठ सकता है कि भाई तुम तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हो, तुमने तो सिर्फ कंपनी की ये डायरेक्शन मान लिया। बट एक्चुअली में ऐसा प्रैक्टिकल होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पे कुछ नहीं चलती, यहाँ पे जो सेट प्रिंसिपल हैं, जो सेट रूल्स हैं, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए बोला गया कि अगर कोई एचआर फंक्शन को, आईटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेटवर्क को या पेरोल फंक्शन को अगर कुछ ग्लोबल पॉलिसी के तहत फॉलो किया जा रहा है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मतलब अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर वो ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। मैंने आपको ये तो कंप्लीटली समझा दिया कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया डिटरमाइन करने के लिए आपके पास 5 पॉइंट थे। अगर ये 5 पॉइंट फुलफिल हो जाते हैं तो उस कंपनी का जो पोएम है वो आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो जाता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लो कंपनी का पोएम आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो गया, बट कंपनीज अदर देन कंपनीज इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अब जो कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश नहीं हुआ, उनको हम कैसे चेक करेंगे? इनकेस कंपनीज अदर देन दोज दैट आर इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, जिसका आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो गया, आप उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते ना, आप तो उसकी कहानी खत्म हो गई। बट जिसका आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कुलर, ये पूरा का पूरा लॉ जो है आपको ये बोलता है कि आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देखना है। इस बात को याद रखना। ये नहीं कहता कि मैंने लॉ में एक सेंटेंस लिख दी है तो आप उस लॉ के सेंटेंस को फुलफिल करो और उसको तोड़ मरोड़ो। नहीं, आप केस को स्टडी करके समझो कि एक्चुअली में मैनेजमेंट चल कहाँ से रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो गया है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, चलो यहाँ पे बता देते हूँ। इन केस कंपनीज अदर देन दोज दैट आर इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, द डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम वुड बी एट 2 स्टेज प्रोसेस। नेमली, अगर आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो गया है तो पोएम डिटरमाइन करने के लिए 2 चीज़ और देख लेना। फर्स्ट स्टेज पे वो बोलते हैं कि ये चीज़ देख लेना, सबसे पहले ये पहचान लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, सर्टेन कर लेना कि पर्सन और पर्सन हु एक्चुअली मेक द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन फॉर कंडक्ट ऑफ कंपनी बिजनेस एज ए होल। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंपनी को एक्चुअली में कौन चला रहा है। सेकेंड स्टेज वुड बी डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस वेयर दो डिसीजन आर इन फैक्ट बीइंग मेड। और दूसरा पॉइंट ये देख लेना कि वो जो डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो कहाँ से लिए जा रहे हैं। ये 2 पॉइंट को देख लेना। कंपनी का अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो उसके बाद से भी अगर हमें मान लो कि हम एज पर लॉ गए और 5 पॉइंट हमने देखा, 5 पॉइंट देखने के बाद से हमारा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं इस्टेब्लिश हुआ तो हम ये 2 पॉइंट और चेक करेंगे कि एक्चुअली में कंपनी को कौन चला रहा है। और सेकेंड स्टेज पे ये कि ये जो डिसीजन है वो लिए कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि हम एओ जो है उन 5 पॉइंट को मतलब पढ़ते गया और उन 5 पॉइंट को देख करके कहीं पे वो फंस गया और उससे लग रहा है कि नहीं ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो गया तो कोई बात नहीं, इंडिया में हो गया। तो उसके बाद से जब वो इन पॉइंट को डिटरमाइन किया तो उसे ऐसा पता चला, उसे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये जो एक्चुअली में जो कंपनी का जो बिज़नेस चलाया जा रहा है ना, ये जर्मनी से चलाया जा रहा है, या फिर जो पर्सन जो एक्चुअली में इस कंपनी को चला रहा है, मेरे लॉ में तो ये फंस गया, बट जो पर्सन एक्चुअली में जिस इस कंपनी को चला रहा है वो तो इटली में बैठा हुआ है। ये भी तो हो सकता है ना, इसलिए ये 2 चीज़ों को देखने के लिए बोलते हैं। आगे जो मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का पॉइंट बताया था, उसी में आगे डिस्क्रिप्शन है कि इट मे बी मेंशन दैट द फॉर्मल होल्डिंग ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग एट ए प्लेस वुड by itself not be conclusive for determination of poem being located at that place if the key decision by director and in fact being taken in a place other than place where the formal meeting are held, then such other place would be relevant for poem as an example। अच्छा, सो छोड़ो इस एग्जाम्पल को, छोड़ो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये क्या लिखा हुआ है इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू।
मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता चुकी हूँ कि पूरा का पूरा लॉ सब्सटेंस ओवर फॉर्म को सपोर्ट करता है। यहाँ पे सिर्फ ये यही बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे फॉर्मल मीटिंग हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो हमें मैटर नहीं करता है। नॉट बी वुड इटसेल्फ बाय इटसेल्फ नॉट बी कंक्लूसिव फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम। अगर फॉर्मल मीटिंग हम यही दिखा रहे हैं कि आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो हम सिर्फ इसको एक फैक्टर नहीं मान सकते हैं कि आउटसाइड इंडिया मेरी फॉर्मल सारी बोर्ड ऑफ मीटिंग हो रही है तो आप आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मान लीजिए। नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि की डिसीजन बाय द डायरेक्टर आर इन फैक्ट बीइंग टेकन इन ए प्लेस अदर देन द प्लेस वेयर द फॉर्मल मीटिंग आर हेल्ड। फॉर्मल मीटिंग हमने दिखा दी जर्मनी में, बट जो की डिसीजन है वो यहाँ पे इंडिया का बैठा हुआ है कोई पर्सन, वो सारी की डिसीजन ले रहा है। वो बोल रहा है कि भाई इसको हाँ कर दो, इसको ना कर दो, इतने सारे एजेंडा हमने डिस्कस करने हैं, ये लोन लेंगे, ये लोन नहीं लेंगे, तुम तो बस हाँ ना अपना लिखते जाओ, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें हाँ या ना मिलाओ। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कहाँ से हो रही है, ये एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं बन सकता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं। If board has de facto delegated the authority to make the key management and commercial decision for the company to the senior management, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मतलब मान लो लॉ में लिख दिया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को हम देखेंगे, बट एक्चुअली में जब हम उस केस को, जब हम उस कंपनी को स्टडी करते हैं, मान लो प्लेन अगर हम रीड करके निकल जाए तो हमने देख लिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जर्मनी में हुई है, तो हमने सोचा चलो यार केस तो फुलफिल हो ही रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 5 में से 4 मीटिंग जर्मनी में हुई है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मान लिया। बट अगर हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग तो 4 मीटिंग जर्मनी में हुई है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी सारी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर दी है किसको, कुछ मैनेजमेंट के कुछ अलग लोग हैं जिन लोगों को डेलीगेट करिए, और ये मैनेजमेंट के जो कुछ लोग हैं ना वो लोग इंडिया में बैठते हैं, तो इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में हो गया। यही पॉइंट आपका यहाँ पे बोलता है कि अगर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन फॉर द कंपनी टू द सीनियर मैनेजमेंट और एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग ए शेयर होल्डर प्रमोटर, तो हम ये देखेंगे कि ये जो की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन है वो लेने वाले लोग कहाँ बैठे हुए हैं, जिनको डेलीगेट किया गया है, वो जहाँ पे बैठे हुए हैं वही पोएम बन जाएगा। यस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट, इसमें तो इतना ही है। मैं एक बार और देख लेती हूँ कि हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है, एंड देन वी विल बी डन विद दिस क्लासिफिकेशन ऑफ पोएम। ये देखो 2 पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ जाने से पहले। लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस, ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं फैक्टर बनता है हमारे लिए डिटरमाइन करने के लिए कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है कहाँ। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस को देखना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑन पेपर लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस कहीं और है, बट जो एक्चुअल डिसीजन है, जो एक्चुअली में कंपनी का ऑपरेशन है वो कहीं और पे चल रहा है। बट मैं क्यों बोल रही हूँ कि लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस आपको देखना जरूरी है। लॉ हमारा ये बोलता है, सर्कुलर ये बोलता है कि अगर मैं देखूँ तो 98% केसेस में हो सकता है कि कई बार 2% केसेस में अलग भी सिचुएशन हो, बट 98% केसेस में हम ये देखते हैं कि जो हेड ऑफिस का लोकेशन होता है ना, वहीं से मेजरली कंपनी ऑपरेट होती है। तो लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस भी देख लेना। दूसरा पॉइंट हमारा बोलता है लोकेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का इन्वॉल्वमेंट तो वैसे डे टू डे बोर्ड ऑफ मीटिंग के लिए या डे टू डे काम करने के लिए तो हम लेते नहीं हैं, उनका अप्रूवल तो लेते नहीं हैं। बट जैसे कि अगर कुछ बहुत बड़ा हम डिसीजन ले रहे हैं तभी हमें अप्रूवल चाहिए होता है शेयर होल्डर की। बट सपोज करो कि एक मीटिंग हुई है जिस मीटिंग में कोई एक ऐसा एसआर वगैरह पास हो गया है जिसमें ये बोला गया है, एक तरीके से मैं बोल रही हूँ, ये बोला गया है कि 4 शेयर होल्डर के नाम रखे गए हैं, और 4 शेयर होल्डर के नाम रख के ये बोले गए हैं, एक तरीके से मैं बोल रही हूँ कि फाइनेंस कराना, लोन को रीपे करना, या फिर कौन सा मेथड ऑफ फाइनेंसिंग हम चूज़ करेंगे, वो पार्टीज़ को चूज़ करना, उन पार्टीज़ को हटाना, ये सारे जो डिसीजन है ना ये 4 शेयर होल्डर मिलकर लेते हैं। तो हमें पता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखने के लिए ऊपर के पॉइंट में जो आप 5 पॉइंट पढ़े, वहाँ पे कहीं पे भी शेयर होल्डर का मेंशन नहीं था। अगर एओ सिर्फ उन्हीं पॉइंट को देख के निकल जाए तो फिर तो ये मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट यही बोलता है कि अगर ये स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डर है, एक ऐसे शेयर होल्डर हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में ये इन्वॉल्व है, तो हम देखेंगे कि ये शेयर होल्डर बैठे कहाँ पे हैं, रहते कहाँ हैं, ये कहाँ के रेसिडेंट हैं, ये कहाँ बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। और अगर ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये शेयर होल्डर इंडिया में बैठ के ये डिसीजन ले रहे हैं, इन शेयर होल्डर को राइट मिला है कंपनी को चलाने का, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आपका पोएम जो है इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाएगा। मैं बहुत कम टाइम में इस टॉपिक को समझाने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगी नहीं, मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।